हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। जितना भी चैप्टर्स है उसमें 8-9 क्वेश्चन और एडिशनल क्वेश्चन जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने नए स्टडी मटेरियल के अंदर में डाला है। वैसे तो देखो, जो सीए इंस्टीट्यूट अपना नया स्टडी मटेरियल जनवरी 21 में इशू किया था उसमें बहुत सारा एडिशनल क्वेश्चन था, जिसमें मेजोरिटी क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे बुक में था, तो वापस करवाने का फायदा नहीं था। इसके अलावा पूरे सिलेबस में अराउंड 8 क्वेश्चन और है जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करने के बाद फिर और वापस से स्टडी मटेरियल आप लोगों को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले, और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये जो यूट्यूब वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखना, इस पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा। 3 पेज का पीडीएफ है, तो आप आराम से इसका प्रिंट आउट ले लेना और ये क्वेश्चंस को जरूर रेफर करके जाना एग्जाम के पहले। चलो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर लेवरेज है उसमें 2 क्वेश्चन है, जो 2 अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। 2 कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक दिया हुआ है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट, पीवी रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज और टैक्स रेट। अब देखा जाए ना, बाकी सारा टर्म्स तो हम लोग को पता है कि किस तरीका से इनकॉर्पोरेट करना है, पर ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, ये तो तुम लोग बोलेगा हम लोग पढ़े थे कॉस्ट में, उसका यहां पर क्या काम। और वो भी ध्यान देना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है डेसिमल में 0.20, 0.25, मतलब ना ये यूनिट्स में है ना ये वैल्यू में है, ये डेसिमल में है। तब क्वेश्चन उठता है इसका क्या काम। चलो इसको मैं एक बार फटाफट समझाता है। एक बार नोटबुक में आते हैं और एक बार जरा देखते हैं। सबसे पहले टर्म लेवरेज, लेवरेज में देखो ये वर्ड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसके ऊपर एक छोटा सा पहले नोट लिखते हैं। देखो याद होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? वो सेल विच इज अबव ब्रेक इवन पॉइंट, यानी बीईपी से कितना ज्यादा सेल करता है उतना ज्यादा सिक्योर, उतना ज्यादा सेफ, उतना जो ज्यादा वो सेल कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? सेल्स माइनस बीईपी। इसका एक और फॉर्मूला था प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर यूनिट में निकालना है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो अगर वैल्यू में निकालना है। ठीक, अब जब कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डेसिमल में बोले या फिर परसेंटेज में बोले, ये हमेशा क्या चीज का रहता है? सेल का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है सेल माइनस बीपी। अगर परसेंटेज में बनाना है तो ये हम लोग हमेशा निकालते हैं डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। अगर इनटू 100 किए परसेंटेज, अगर इनटू 100 नहीं किए तो ये मेरा किस में रह जाएगा? डेसिमल में। ठीक, अब देखो तुम लोग को ना एक रिलेशनशिप बताते हैं लेवरेज के साथ, इसका क्या रिलेशन है। एक और प्लीज लिखते हुए चलना, लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा बस उसको आप लोग को याद रखना है। अब एक काम करते हैं हम ना, दोनों तरफ ऊपर और नीचे पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता है। सेल माइनस बीईपी था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डिवाइड किए सेल, डेसिमल में बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज में बनता। एक काम करते हैं, ऊपर भी पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये काम कर सकते हैं। अब जरा एक बार न्यूमरेटर को देखें क्या हुआ। सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस बीईपी इंटू पीवी रेशियो। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? सेल इंटू पीवी रेशियो। डन। अब जरा सोचो, सेल इंटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? कंट्रीब्यूशन बाय सेल। पीवी रेशियो की जगह क्या लिख सकते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। याद करो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इंटू पीवी रेशियो। सेल इंटू पीवी रेशियो, व्हाट इज पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। परफेक्ट। अब जरा ध्यान दो, सेल सेल गया,
तो यहां पर क्या बचेगा, ओनली कंट्रीब्यूशन माइनस, ध्यान दो पीवी रेशियो गया, क्या बचेगा, ओनली फिक्स कॉस्ट, सेल गया, क्या बचेगा, ओनली कंट्रीब्यूशन। ठीक, अब जरा एक बार इनकम स्टेटमेंट को याद करना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, मेरे को क्या मिलेगा, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। ध्यान देना ये क्या चल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बस मेरा आखिरी स्टेप, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, और याद करना कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी क्या होता था, डॉल, यानी फाइनली मेरा आखिरी सेंटेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डन। अब आप लोग बोलेंगे क्या हम लोग को पूरा का पूरा डेरिवेशन एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। अगर बाई चांस क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ रहेगा डेसिमल में, तो डॉल क्या रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 1 बाय डॉल, तो भैया डॉल क्या रहेगा, हमारा डॉल क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है वो यहां पर लिखेंगे, मेरे को अपने आप डॉल मिल जाएगा। तो आप लोग को बस खाली ये एक रिलेशनशिप एग्जाम में याद रखना है। तो देखो अब बड़ा इजीली हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है 0.2 0.25, तो डॉल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो 1 बाय 0.2 5 टाइम्स, 1 बाय 0.25 4 टाइम्स, डॉल 5 और 4 टाइम्स आ गया। अब बाकी कुछ नहीं करना, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। चलो एक काम करते हैं, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते हैं, सारा वैल्यूज दिया, वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप मेरा आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन 1। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी। ठीक, जो जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्या दिया है जरा देखना। इंटरेस्ट दिया हुआ है 3000 2000, और आई थिंक कुछ दिया हुआ नहीं है वैल्यू। पीवी रेशियो दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, टैक्स रेट है 45%। चलो ठीक है, अब जरा देखो यहां पर अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ऑब्वियस सा बात, हम लोग कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज का। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मुला क्या था, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ये रहा फाइनेंशियल लेवरेज 4 और 3। कंपनी एक हम वर्किंग नोट पे करके दिखाते हैं, कंपनी भी तुम लोग सिमिलरली अपने आप कर सकता है। डीएफएल दिया हुआ है 4, कंपनी ए के लिए फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी 4। ठीक, ईबीटी की जगह क्या लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, और ध्यान देना इंटरेस्ट का वैल्यू कितना है, 3000। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग कैलकुलेट करके देखना, ईबीआईटी का वैल्यू आ जाएगा 4000, ये आएगा 4000, तो 4000 में 3000 गया, ये आया 1000, टैक्स 45% गया 450, ईएटी कितना आएगा 550। डन। सिमिलरली अगर तुम लोग यहां पे कैलकुलेट करके देखेगा तो ये वैल्यू आएगा इतना। चलो ऊपर का फिलअप करना है। अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, तो देखो अभी हम लोग 3 चीज यूज कर लिए हैं। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डॉल क्या आएगा, 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, डॉल आएगा 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो चलते हैं नीचे, यहां पर लिखते हैं डॉल,
कंपनी ए के अंदर में डॉल क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय 0.2 5 टाइम्स। कंपनी बी में क्या बनेगा डॉल 1 डिवाइड बाय 0.25 4 टाइम्स। अब हमारे डॉल का फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो पहले एक बार ए को लेकर चले कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी है 4000 वैल्यू पुट करना, कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगा 4000 इंटू 5 20,000 रुपया। तो ये मिलेगा 20,000। फिक्स्ड कॉस्ट आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये बनेगा 16,000। ठीक। सिमिलरली अगर तुम लोग कैलकुलेट करके देखेगा कंपनी बी के लिए तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 4, ईबीआईटी 3 है तो ये बनेगा 12,000, ये बनेगा 9,000। डन। अब लास्ट में है पीवी रेशियो 25 और 33.3%। तो भैया पीवी रेशियो है 25%। पीवी रेशियो क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन का वैल्यू देखो ये रहा 20,000, वैल्यू पुट करना। सेल देखना कितना मिल जाएगा 80,000। चलिए आएगा 80,000, ये बनेगा 60,000। सिमिलरली आएगा 36,000, ये बनेगा 24,000। डन। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग के जो पीडीएफ का शीट मिला तो उसमें मेन बस खाली ध्यान देना था एक ही चीज में, वो क्या था अगर बाई चांस मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा तो ये क्या बनेगा 1 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय डॉल क्या रहेगा 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो डन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीजनेबली इजी क्वेश्चन है, तो ये आप लोग से हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक है जो अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते साथ में समझ लेंगे। चलो क्या लिखा हुआ है, द सेल्स रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सेलेंस लिमिटेड एट द रेट ₹20 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹20 पर यूनिट, ऑफ आउटपुट इज ₹20 लाख, यानी 20 रुपया पर यूनिट है सेलिंग प्राइस और आज के दिन सेल वैल्यू है 20 लाख, यानी ऑब्वियस सा बात है कितना यूनिट बेच रहा होगा 1 लाख यूनिट। ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 10 लाख, सेल वैल्यू दिया हुआ है 20 लाख, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10 लाख, मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 10 लाख। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट द डॉल ऑफ द कंपनी इज 2.5, डॉल भी दिया हुआ है 2.5। डॉल क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, डॉल पता है तो ईबीआईटी मुझे आराम से मिल जाएगा। ठीक है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, मतलब जो ईएटी आएगा वही फाइनल है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50%, टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल 16% पर एनम, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है पर डिवेंचर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब देखो ये क्या निकलना है, व्हाट इज द ईपीएस एट सेल वैल्यू ऑफ 20 लाख, यानी आज के दिन जो सेल वैल्यू 20 लाख रुपया है, बताओ उस समय ईपीएस कितना आया। एंड एक और चीज कैलकुलेट करना है, एक ईपीएस एंड अमाउंट ऑफ डेट, डिवेंचर का वैल्यू कैलकुलेट करना है कब। अब तुम लोग बोलेगा यार ईपीएस निकालना है उसके लिए तो पहले इंटरेस्ट चाहिएगा, क्योंकि ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ईबीटी आएगा, माइनस टैक्स करेंगे तो ईएटी आएगा, बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने पे ईपीएस आएगा। अब बोलते हैं ईपीएस भी निकाल और डिवेंचर का वैल्यू भी निकाल। कब कब निकालना है जरा देखना, ये लाइन पढ़ो। इफ a 25% decline in sales will wipe out EPS, क्या यहां पर एक बात बोला है कि अगर सेल वैल्यू 25% गिरेगा तो जितना भी ईपीएस था ना वो पूरा वाइप आउट हो जाएगा। वाइप आउट माना है खत्म हो जाएगा। यानी अगर मान लो पहले एग्जांपल दे रहा है, अगर मान लो पहले ईपीएस है 5 रुपया, तो अगर सेल 25% गिरेगा ना तो 5 रुपया खत्म होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो 5 रुपए का ईपीएस था ये पूरा खत्म हो जाएगा, 100% खत्म होकर 0 हो जाएगा। ध्यान देना,
सेल अगर 25% गिरेगा तो ईपीएस खत्म हो जाएगा पूरा, यानी 100% गिर जाएगा। तो भाई सुन, याद करना डीसीएल का फॉर्मूला, याद करो डीसीएल का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। याद करो डॉल डीएफएल डीसीएल, परसेंटेज चेंज इन सेल्स से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी में क्या इंपैक्ट आएगा? डॉल बताया। ईबीआईटी के परसेंटेज चेंज से ईपीएस में कितना चेंज आएगा? डीएफएल बताया। सेल के चेंज होने पे ईपीएस कितना चेंज होगा? डीसीएल बताया। क्या बोलता है? 25% डिक्लाइन होगा सेल डिक्लाइन हुआ 25%, जो मेरे पूरे ईपीएस को वाइप आउट कर गया, मतलब पूरे ईपीएस को खत्म कर दिया, यानी पूरे 100% ईपीएस को खत्म किया। तो यानी 100/25 डीसीएल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। अब एक बार डीसीएल मिल गया 4, अब ये क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता। कंट्रीब्यूशन मुझे पता ही है, डीसीएल मेरे को पता है, सीधा ईबीटी मिलेगा, माइनस कर देना टैक्स, ईएटी मिलेगा, बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस। यानी शॉर्ट जो मेरा हाईलाइट किया है येलो में, खाली उतना पोर्शन में हम लोग समझना था। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और जो जो वैल्यूज दिए वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखना ये सब इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, बस खाली वो लास्ट वाला जो पार्ट था उसको ढंग से इंटरप्रेट करना आना चाहिए था कि 25% सेल डिक्लाइन होने पे ईपीएस वाइप आउट हो गया। वाइप आउट माने 100% खत्म हो गया। ये मेरे को क्या बताएगा? डीसीएल। सेल वैल्यू दिया हुआ था 20 लाख, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था 10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 10 लाख। आई थिंक डॉल दिया हुआ था 2.5, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी होता है डॉल 2.5। हम सीधा वैल्यू लिख देते हैं, तुम लोग नीचे वर्किंग नोट में दिखा देना। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 2.5, कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, ईबीआईटी कितना बन जाएगा? 2,50,000। सॉरी 4 लाख बनेगा, तब 2.5 आएगा। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 6 लाख। अब आगे हम लोग से हो नहीं पा रहा है, हम लोग एक वर्किंग नोट पे दिखा देंगे। डीसीएल क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईपीएस वाइप आउट हो रहा है ड्यू टू चेंज इन सेल्स, वो है 25%। ये कितना आएगा? 4 टाइम्स। ठीक। और वैसे देखो डीसीएल हम लोग को पता है क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। ये है 4, कंट्रीब्यूशन 10 लाख है, सॉल्व करना है, ईबीटी कितना मिल जाएगा? 2,50,000। ये कितना आएगा? 1,50,000। टैक्स रेट आई थिंक 50% था। यस। तो चलो 2,50,000 में ये गया, ये कितना बनेगा? 1,25,000। ये है 1,25,000। अब मेरे को कैलकुलेट करना है ईपीएस। ईपीएस क्या आएगा? जो ईएटी है भाई नंबर ऑफ शेयर्स, ईएटी है 1,25,000 बाय नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख। ये कितना आएगा? ₹1.25 पर शेयर। एक निकालना अमाउंट ऑफ डेट, वो कैसे मिलेगा? इंटरेस्ट का वैल्यू है 1,50,000 और इंटरेस्ट रेट कितना है? 16%। 1,50,000 बाय 16%, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे जाएगा 937। एक सेकंड कैलकुलेटर लेने दो। 937,500।
डन। चलो ये था हमारा लेवरेज का 2 क्वेश्चन जो हम लोग कर लिए। ये दोनों काफी रिलेटिवली, पहला क्वेश्चन में बस खाली एक चीज जानना था, डॉल क्या बनता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल था। चलो डन। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कैपिटल बजटिंग का एक क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है, स्टिल नए स्टडी मटेरियल में था इसीलिए हम लोग इंक्लूड कर लिए। और वैसे तो उन्होंने इंक्लूड किया था 5-6 क्वेश्चन, पर बाकी सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी हमारे बुक में था, तो बस जो एक एडिशनल क्वेश्चन है ये हम लोग कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? LA Private Limited is planning to invest in a machinery that would cost ₹1 lakh at the beginning of year 1. पहला साल के बिगिनिंग में, मतलब टाइम पीरियड 0 में ये एक मशीन खरीदेगा जिसका वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो टाइम पीरियड 0 में कैश आउटफ्लो होगा 1 लाख। ठीक। नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैव बीन एस्टिमेटेड एट ₹36,000 पर एनम फॉर 3 years। 3 साल तक नेट कैश इनफ्लो, सीधा कैश इनफ्लो बताया है, यानी जो टैक्स माइनस करना है, डेप्रिसिएशन सब कर दिया होगा, 36,000 पर एनम आएगा कैश इनफ्लो फॉर 3 years। ठीक है, 1 लाख जाएगा ईयर 1 to 3 में, 36,000 आएगा। द कंपनी हैज 2 ऑप्शंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीनरी, वन इज सर्विस एंड अनदर इज रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। बोलता है मशीन आराम से चलते रहे, इसलिए कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। आइदर पहला ऑप्शन, आइदर इसका सर्विसिंग करवाए, या दूसरा ऑप्शन उसके कुछ कुछ पार्ट को रिप्लेस करता रहे। अब पहले ऑप्शन में बोलता है अगर ये कंपनी सर्विसिंग करवा रहा है, इफ द कंपनी ऑप्ट टू सर्विस अ पार्ट ऑफ मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर 1 एट ₹20,000, तो एट द एंड ऑफ ईयर 1, पहला साल के एंड में, माने टाइम पीरियड 1 में एक और खर्चा लगेगा 20,000। तब इस सिनेरियो में द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 विल बी 25,000। टर्मिनल कैश इनफ्लो टाइम पीरियड 3 में आएगा 25,000। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये पहला ऑप्शन में। However, if the company decides not to service the part, बोलता है सर्विसिंग नहीं कराएगा, then it will have to be replaced at the end of year 2 at 30,800। तब टाइम पीरियड 2 में कैश आउटफ्लो होगा 30,800 रुपया। और इस सिनेरियो में द मशीन विल वर्क फॉर 4th year, यानी भैया पहले खाली 3 साल काम करता था, 3 साल इनकम आता था, अभी 3 नहीं 4 साल आएगा, तो इसमें 4th year भी कैश इनफ्लो आएगा 36,000, और टाइम पीरियड 4 में स्क्रैप आएगा 18,000। कैश इनफ्लो 4th year में आएगा 18,000। अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 10%, पीवी फैक्टर होगा 10%, एंड इग्नोरिंग टैक्सेस, बोलता है टैक्स को इग्नोर कर दे। डिटरमाइन द परचेज ऑफ दिस मशीनरी बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश फ्लो, बोलते हैं एनपीवी कैलकुलेट करके बता कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा है। फिर आगे, इफ द सप्लायर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 फॉर परचेज, व्हाट वुड बी योर डिसीजन। बोलते हैं ये 1 लाख की जगह अगर 90,000 में दे दे तो आपका डिसीजन क्या रहेगा, और पीवी फैक्टर नीचे में दिया हुआ है। चलो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोला वैसा वैसा कर लेंगे। 2 कॉलम बनाएंगे, ऑप्शन 1 सर्विसिंग का, ऑप्शन 2 रिप्लेसमेंट का। जो मेरा कैश आउटफ्लो है वो 1 लाख ही लगेगा। ये सेकंड पार्ट है डिस्काउंट वाला, बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट। टाइम पीरियड 1 to 3 में कैश इनफ्लो आएगा 36, 36, 36। पहले ऑप्शन में टाइम पीरियड 1 में 20,000 का खर्चा भी है, कैश आउटफ्लो में जाएगा, एंड आखिरी साल में टाइम पीरियड 3 में 25,000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन 2 में 1 लाख और 3 साल 36,000 था, पर वहां पे टाइम पीरियड 2 में 30,800 लगेगा, 4th year में भी आएगा पैसा, और लास्ट में स्क्रैप इतना आएगा। कैलकुलेट क्या करना है? एनपीवी। सो ये काफी इजी क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोला बस वैसा वैसा कर लेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। शुरू करते हैं कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 1। particulars, time period, PV factor at the rate 10%, अमाउंट में 2 ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2,
प्रेजेंट वैल्यू है दो ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। ठीक, पहले लिखते हैं कैश आउटफ्लो। टाइम पीरियड 0 में 1 लाख रुपए का मशीन आया, 1 लाख। पहले ऑप्शन में 1 साल बाद भी कुछ खर्चा लगा था, ये ले लिए। 1 साल बाद सर्विसिंग कराने का 20,000 लगा था। कैश इनफ्लो कितना आएगा वो भी लिख देते हैं। कितना आएगा हर साल 36,000, और जो टाइम पीरियड 3 है उसमें 25,000 और आएगा, तो 36,000 आएगा 3 साल। और यहां पे 36,000 तो आएगा, प्लस 25,000 और आएगा, मतलब 61,000 आएगा। चलो डन। अब ऑप्शन 2 में 1 लाख लगा, टाइम पीरियड 2 में 30,800 रुपया और लगा। अब 4th ईयर तक पैसा चलेगा, 36 आएगा तीनों साल। फोर्थ ईयर में 36,000 भी आएगा, साथ में 18,000 स्क्रैप भी आएगा, मतलब 54,000। डन, क्वेश्चन खत्म। पी फैक्टर डाल, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। तो यानी ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस खाली पढ़ के ढंग से इंटरप्रेट करना था। टाइम पीरियड 0 में पी फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। जो पी फैक्टर दिया रहे एग्जैक्ट वही लेना। चलो कैलकुलेट करें। तो मेरा कैश आउटफ्लो है 118,182, 125,453। ये आएगा 32728। ये आएगा 29750। ये आएगा 45829। थ्री 6882। चलो यहाँ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों आया। एनपीवी क्या आएगा, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अगर आप लोग कैलकुलेट करो ये बन जाएगा -9875। ये आएगा +954। ठीक है ना। चलो ये आया हमारा एनपीवी -9875, और ये आया, ये मेरा हैंग हो गया बीच में।
+954। ठीक, अब सेकेंड पार्ट में क्या था, अगर मान लो 10,000 डिस्काउंट दे, 10,000 डिस्काउंट दे मतलब ये 1 लाख नहीं, 1 लाख की जगह क्या होगा 90,000। तो यहां पे 10,000 कम, यहां पे 10,000 कम, तो ये वैल्यू दोनों 10,000 कम होगा, मतलब अगर कैश आउटफ्लो 10,000 कम हो गया तो एनपीवी 10,000 से बढ़ जाएगा। कैश आउटफ्लो कम हुआ, एनपीवी 10,000 से बढ़ जाएगा। सो अगर बाई चांस सप्लायर डिस्काउंट दे 10%, if supplier gives a discount of 10%, comma NPV will be, तो ये क्या बनेगा -9875 प्लस 10,000 125, 954 प्लस 10,000 10954। डन। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन रिलेटिवली काफी सिंपल था। इसी के साथ कैपिटल बेटिंग वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अब हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग वाले सेक्शन में। इसमें 2 क्वेश्चन हैं, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी। ठीक, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग का क्वेश्चन 2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा सिंपल, वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट स्टिल थोड़ा अलग टाइप का, जरा देखते हैं क्या है। PNR लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लो। क्या दिया हुआ टाइम पीरियड 0 में 12 करोड़ लगा है कॉस्ट ऑफ प्लांट, टाइम पीरियड 1 to 3 में रनिंग कॉस्ट यानी हर साल इतना खर्चा लगेगा, सेविंग्स दिया हुआ है कितना, तो यानी मेरे को नेट में कैश इन्फ्लो मिल जाएगा 12 करोड़ माइनस 4 करोड़, यहाँ पे आएगा 8 करोड़, यहाँ 14 माइनस 5 9 करोड़, 11 माइनस 6 5। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, पीवी फैक्टर है 12%। मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्लांट कॉस्ट। सेंसिटिविटी निकालना है ड्यू टू चेंजेस इन लेवल ऑफ प्लांट कॉस्ट के चेंज होने पे, रनिंग कॉस्ट एंड सेविंग्स, कंसिडरिंग ईच फैक्टर एट अ टाइम, यानी तीनों फैक्टर को अलग अलग दिखाओ, तो हम लोग वैसे ही निकालते हैं, सच दैट द एनपीवी बिकम 0। मैंने इस तरीका से मुझे सेंसिटिविटी निकालना है कि हर एक के कितने परसेंटेज चेंज होने पर मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। पीवी फैक्टर 12% का दिया हुआ है, हम लोग वही करेंगे। फिर बोलते हैं डिटरमाइन द फैक्टर विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टू अफेक्ट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर बताओ सबसे सेंसिटिव कौन सा है। तो एक क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को आज के दिन का एनपीवी निकालना है। कैश आउटफ्लो दिया है, नेट कैश इनफ्लो ये रहा, पीवी फैक्टर पता है, और सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एनपीवी कितना है। एक और एनपीवी आ गया, फिर मेरे को निकालना है कि अगर हर एक फैक्टर को कितना कितना चेंज करे जो मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा। ठीक, तो भैया स्टेप बाय स्टेप पहले आज के दिन का एनपीवी निकालते हैं कितना आएगा। तो हम एक लाइन में निकाल लेते हैं। इसके लिए टेबल क्या बनाएं, यहां पे 8 करोड़ है इंटू पहला साल का पीवी फैक्टर, प्लस सेकेंड ईयर में 9 करोड़ है प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर, थर्ड ईयर में 5 करोड़ है इंटू थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर, माइनस पहला साल 12 करोड़। चलिए रिस्क एनालिसिस, यह पहला साल का कैश इनफ्लो, यह सेकेंड ईयर का, यह थर्ड ईयर का, माइनस कैश आउटफ्लो कितना था 12 करोड़। टाइम पीरियड 0 में था इसलिए पी फैक्टर 1। हम सीधा लिख रहे वैल्यू कितना आएगा, ये 5 करोड़ 86,40,000। ये आया आज के दिन का एनपीवी। अब मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है, हर एक फैक्टर
1 2 3, ये तीनों फैक्टर का सेंसिटिविटी निकालना है इस तरीका से कि एनपीवी जीरो हो जाए। स्टेप बाय स्टेप। पहला सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, लिखते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। पहला करना है प्लांट कॉस्ट के साथ। और मेरा पहला क्वेश्चन उठता है प्लांट कॉस्ट को कितना चेंज करे कि मेरा एनपीवी जीरो हो जाए। तो एक बात सोचो, ये मेरा आज के दिन एनपीवी है। अगर बाई चांस मेरा प्लांट कॉस्ट इतने रुपए से ही ज्यादा हो जाता, जो अभी 12 करोड़ था, अगर वो 12 करोड़ प्लस 586,400,000 होता तो एनपीवी जीरो हो जाता। सोचो ना, अगर ये वैल्यू 12 करोड़ नहीं होके इस इतना वैल्यू ज्यादा रहता, अगर ये वैल्यू 586,400,000 इससे ज्यादा रहता तो कैलकुलेट करके देखो एनपीवी जीरो हो जाता। तो इसका मतलब जो 12 करोड़ था, अब अगर बाई चांस एनपीवी मुझे जीरो बनाना है तो प्लांट कॉस्ट कितना बढ़ाना पड़ेगा? जितना मेरा एनपीवी था अगर उतना ही मेरा प्लांट कॉस्ट बढ़ जाए तो एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में मेरा सेंसिटिविटी प्लांट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन प्लांट कॉस्ट कितना करना पड़ेगा? इंटू 100। अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें कितना आएगा? ये आएगा 48.87%। अगर प्लांट कॉस्ट हम लोग 48.87% बढ़ाए, मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। चलो ये हुआ प्लांट कॉस्ट। अब मेरे को दूसरा करना है रनिंग कॉस्ट के लिए। अब रनिंग कॉस्ट देखो टाइम पीरियड 1 to 3 में आया है, तो तीनों साल का अपना अपना पीवी फैक्टर भी था। तो मेरे को क्या करना है, मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट आज के दिन टाइम पीरियड जीरो में अगर वो 5864,000 बढ़ जाए तो मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो निकाले परसेंटेज चेंज इन रनिंग कॉस्ट। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5864,000 डिवाइडेड बाय। क्वेश्चन उठता है रनिंग कॉस्ट का आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कितना था? सिर्फ रनिंग कॉस्ट का 4 करोड़ इंटू 0.892 प्लस 5 करोड़ इंटू 0.797 प्लस 6 करोड़ इंटू 0.711। ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रनिंग कॉस्ट। तो 5864,000 जो था वो भी था आज के दिन का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। इसलिए रनिंग कॉस्ट का भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी परसेंटेज चेंज इन रनिंग कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। करें फटाफट। 4 5 6 करोड़ है, तुम लोग ये कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा 49.61%। ठीक। अब लास्ट है मेरा परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। जितना भी मेरा सेविंग्स है, अगर बाई चांस उसका प्रेजेंट वैल्यू जितना एनपीवी आया उतने से कम हो जाए तो एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो वापस चेंज कितना करना है? वही 5864,000 पर ध्यान देना, वापस से प्रेजेंट वैल्यू से डिवाइड करना। 12 करोड़ इंटू ये, 14 करोड़ इंटू ये, 11 करोड़ इंटू ये, 12 14 11।
जाएगा 19.75%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्लांट कॉस्ट को हम लोग 48.87% चेंज करें तो मेरा एनपीवी जीरो होगा। रनिंग कॉस्ट को 49.67% चेंज करें तो एनपीवी जीरो होगा। जबकि सेविंग्स को खाली 19% चेंज हो गया ना, एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो सबसे कम बदलाव होने पे एनपीवी जीरो किसमें हो रहा है, सेविंग्स में। तो मेरे लिए सबसे सेंसिटिव क्या रहेगा, सेविंग्स। तो मेरा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर क्या रहेगा, सेविंग्स फैक्टर। डन। चलिए था रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन 1, आखिरी करते हैं क्वेश्चन 2, फिर रिस्क एनालिसिस का भी काम खत्म। चलो जल्दी से करें क्वेश्चन नंबर 2। ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाएगा। फटाफट पढ़े क्वेश्चन में क्या है, क्या लिखा हुआ है, A&R लिमिटेड हैज अंडर इज कंसिडरेशन अ प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹90 लाख। यानी मेरा इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या लगने वाला है, 90 लाख रुपया। ये मेरा कैश आउटफ्लो। Three probable cash inflow scenarios with their probabilities of occurrence have been estimated as below। अब हर साल कैश इनफ्लो कितना आएगा, इधर 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख, जिसका प्रोबेबिलिटी नीचे में दिया हुआ है। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ध्यान देना, जब भी कभी प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो ऑन एन एवरेज कितना आएगा। और एवरेज जब भी लेते हैं हम लोग हमेशा वेटेड एवरेज लेते हैं। तो 20 लाख इंटू 0.2, 30 लाख इंटू 0.7, 40 लाख इंटू 0.1, सबको ऐड कर दो। प्रोजेक्ट लाइफ है 5 ईयर्स और डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 18% यानी पीवी फैक्टर। द एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू फॉर प्रोजेक्ट अंडर 3 प्रोबेबिलिटी ऑल्टरनेटिव्स आर, और टर्मिनल कैश इनफ्लो भी दिया हुआ है, इधर 0 आएगा या 20 लाख या 30 लाख। ये 3 प्रोबेबिलिटी ऑल्टरनेटिव्स में, यानी इसका है 0.2, इसका 0.7, इसका 0.1। देखो यहां पे हर चीज वर्स्ट हो रहा है, यहां पे हर चीज बेस्ट हो रहा है, यहां पे इसका एवरेज मोस्ट लाइकली हो रहा है। कैलकुलेट क्या करना है, आज के दिन एनपीवी कितना, फिर बोलता है वर्स्ट केस में बता एनपीवी कितना, बेस्ट केस में बता एनपीवी कितना, और वर्स्ट केस होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। चलो वेरी इजी। पहले काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक बार एवरेज निकालते हैं। मेरा पार्ट ए के लिए एनुअल कैश इनफ्लो का एवरेज कितना आता है। एक्सपेक्टेड या एवरेज कैश इनफ्लो, बीस लाख इंटू 0.2 प्लस 30 लाख इंटू 0.7, 40 लाख इंटू 0.1। ये कैलकुलेट करना कितना आएगा, 21 4 25 4 29 लाख रुपीस पर एनम। अब एक बार जरा निकालते हैं एक्सपेक्टेड टर्मिनल कैश इनफ्लो। कितना है, 0, 20 लाख, 30 लाख। जाएगा 17 लाख, टाइम पीरियड 5 में। ठीक, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, एनपीवी, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हर साल आ रहा है 29 लाख, और पी फैक्टर है 18%। तो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5, पांचों साल के पीवी फैक्टर को ऐड कर देंगे, एन्युटी फैक्टर मिलेगा। कितना कितना आएगा, 0.847, 0.718,
0.608 प्लस 0.515 0.437। यह हर साल का कैश इन्फो। टर्मिनल कैश इन्फो जो 17 लाख रुपए है वो आखिरी साल आएगा। सारा कैश इन्फो मिल गया, माइनस करेंगे कैश आउटफ्लो, वो था 90 लाख। कैलकुलेट करना, ये एनपीवी आएगा 8,05,400। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या निकाले, ऑन एन एवरेज जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो में एनपीवी है वो कितना आएगा। अब अगला बोलता है वर्स्ट केस एनपीवी बता, बेस्ट केस बता। ओके, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस। वर्स्ट केस मतलब 20 लाख ही आएगा। वर्स्ट केस में मोस्ट लाइकली बेस्ट लाइकली नहीं होगा, बेस्ट केस नहीं होगा। वर्स्ट केस में हर साल 20 लाख ही आएगा एंड टर्मिनल में कुछ नहीं आएगा, यानी 20 लाख इंटू 5 साल का पीवी फैक्टर प्लस टर्मिनल में कुछ नहीं आया, माइनस शुरू में 90 लाख गया। अगला बोलते हैं बेस्ट केस में निकाल, यानी हर साल 40 लाख आएगा, आखिरी साल में 30 लाख आएगा, माइनस कैश आउटफ्लो 90 लाख। तो वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस एनपीवी निकालना है, कुछ नहीं करना, जो किए थे सेम रहेगा, खाली फर्क क्या आएगा, ये 29 लाख जो था उसकी जगह 20 लाख हो जाएगा, और जो 17 लाख एवरेज में था उसकी जगह 0 हो जाएगा। बेस्ट केस में यहां पर 40 लाख आएगा एंड टर्मिनल वाले में 30 लाख आएगा, बस खत्म। तो बड़ा इजी पार्ट है दोनों। वर्स्ट केस एनपीवी क्या बनेगा, हर साल 20 लाख इनटू ये सबको ऐड करके देख लो कितना आया था, $3.125 प्लस 0 इंटू 0.37 माइनस 90 लाख। ये कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा माइनस 27,50,000। बेस्ट केस में मतलब यहां पे वर्स्ट वाला कुछ नहीं होगा और मोस्ट लाइकली वाला कुछ नहीं होगा, यहां पर जो होगा वो खाली बेस्ट वाला होगा। तो बेस्ट वाले में हर साल कितना आ रहा था, 40 लाख, आखिरी साल में कितना आ रहा था, 30 लाख, चलो जरा कैलकुलेट करें कितना आएगा ये, तो 25 लाख 35 लाख, ये बन जाएगा 48,11,000। वेरी इजी। आखिरी में बोलता है बता प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2 है, क्लियर कट लिखा है। वही अगर बोलता बेस्ट केस का बता प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1 है। तो आखिरी वाला पार्ट का आंसर बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो क्या बनेगा, 0.2। डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी होता है खत्म। सो हम लोग ने लेवरेज का कर लिया, हम लोग ने कैपिटल बेटिंग का कर लिया, हम लोग ने रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बेटिंग का कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लास्ट में डिविडेंड पॉलिसी एंड दैट्स इट। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी हम लोग 8-9 क्वेश्चन किए एग्जाम के एक दिन पहले जरूर देख लेना। वैसे तो देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, लेवरेज के अंदर में बस एक चीज समझना था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था, डॉल क्या था, 1 बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लास्ट वाले में बस खाली एक लाइन ढंग का था। कैपिटल बेटिंग का क्वेश्चन बहुत इजी था, रिस्क एनालिसिस में हर एक को मेरे को चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिस्क एनालिसिस वाज वेरी सिंपल, जहां पे वर्स्ट केस का अलग, बेस्ट केस का और एवरेज का अलग निकालना था। अब अगला कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी काफी सिंपल है।
चलो फटाफट देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या है सिनेरियो। चलो क्या लिखा हुआ है, ABC company's equity shares is quoted in the market at ₹25 per share currently। आज के दिन ये कंपनी का इक्विटी शेयर मार्केट में कोटेड है 25 रुपया पर शेयर में, यानी शॉर्ट ये क्या दिया हुआ है P0। ठीक, द कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 per share and the investors market expects a growth rate of 6% per year। अब ये हम पहले भी बताया था जब हम लोग नॉर्मल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे, पेज अ डिविडेंड ये एक बेकार टर्म है, आइदर होना चाहिए पेड अ डिविडेंड तो D0 होता, एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड D1 होता, पेज अ डिविडेंड ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, और इसका रियलिस्टिकली देखें तो एग्जैक्ट कॉन्क्रीट मतलब समझ में नहीं आता, तो इसको हम लोग हमेशा D0 मान लेंगे, या अदरवाइज भी मान सकता है। चलो इसको एनीवेज हम लोग यहाँ पे D0 माने, पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, कंपनी के कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, जो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, D1 अपॉन P0 प्लस G। अगर ये D0 मान रहे हैं तो ₹2 दिए, अगले साल 6% ज्यादा देंगे, मतलब 2.12 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट है 6% 0.06। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 14.48%। चलो पहला पार्ट डन। पार्ट टू, अब पार्ट टू वैसे तो बड़ा इजी है, पर इस पार्ट में एक अलग मेथड बोला है जो हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, और वैसे हम लोग को पता है, स्टिल एक बार जानेंगे। क्या लिखा हुआ है, इफ द कंपनी इश्यूज 10% डिवेंचर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड रियलाइजेज ₹95 पर डिवेंचर, ₹100 के डिवेंचर को आज के दिन मार्केट में इशू कर रहा है और 96 मिल रहा है, तो नेट में प्रोसीड क्या मिला 96। पर ध्यान देना, इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग हमेशा करते हैं फेस वैल्यू पे, 100 का 10%, तो इंटरेस्ट कितना आएगा ₹10। While the debentures are redeemable after 12 years, इन्हें 12 साल at a premium of 12%, यानी ₹100 के डिवेंचर को 12% प्रीमियम में रिडीम करेंगे, तो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगा, 100 में 12% जोड़ के 112। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, बड़ा इजी है, पर आगे देखो यूजिंग YTM। व्हाट इज YTM? YTM होता है यील्ड टू मेच्योरिटी। आप लोग बोलेंगे क्या होता है, ये एग्जैक्ट IRR जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे निकलता है। अज्यूम टैक्स रेट 50%, ठीक है। आप लोग बोलेंगे IRR, याद करो चैप्टर कैपिटल वेटिंग। IRR वो रेट था जिस रेट पर एनपीवी 0 हो जाता है। IRR वो रेट है जिस रेट पर पीवी ऑफ कैश आउट को पीवी ऑफ कैश इन तो बराबर हो जाता है। IRR वो रेट है जो रेट एक इन्वेस्टर एक्चुअली अर्न करता है एक प्रोजेक्ट में, यानी एक डिवेंचर होल्डर अगर एक कंपनी के डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया तो एग्जैक्ट वो कितना कमा रहा है, वो क्या है IRR, वो उसका IRR है। अब तुम लोग बोलेगा जैसे केडी का नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, रिडीमेबल है इसीलिए प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इंटू 100। ध्यान देना, ये हम लोग जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े थे तो बताया था ये खाली एक अप्रोक्सीमेट नंबर प्रोवाइड करता है, एग्जैक्ट नंबर वो नहीं बताता। कारण क्या है, आरवी माइनस एनपी बाय एन कर देता है, एन, यानी जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको सिंपल वे में हम लोग अमोर्टाइज कर दिए विदाउट इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 कर देते हैं, वापस से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हुआ इसीलिए अप्रोक्सीमेट नंबर देता है। पर एग्जैक्ट चाहिए तो मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग IRR मेथड यूज करते हैं। ये कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। यहां पे मेरे को एक रेट गेस करना पड़ता है कि लेट आर बी लेट्स से 7%, 8%, 6%, 5%, और तब तक गेस करते चलो जब तक मेरा एनपीवी 0 ना आ जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि पहला रेट कौन सा गेस करे, तो पहला रेट कौन सा गेस करे ये हम बताता है। इस तरह के क्वेश्चन में केडी जैसे नॉर्मली कैलकुलेट करते थे ना वैसे करना, और वो जो केडी आएगा ना उसी के आसपास, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू भी उसी के आसपास आएगा, तो हम लोग पहला गेस को आराम से कर पाएंगे। चलो एक काम करते हैं, पहले एक बार रफ में ना केडी कैलकुलेट करते हैं और उसी को हम लोग पहला रेट गेस करेंगे। चलो ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
ये हम लोग गेस वर्क कर रहे हैं खाली। इंटरेस्ट कितना है, 100 का 10%, 10 रुपया इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। आरवी कितना था, 112। एनपी कितना है, 96। एन है 12। याद करो ऐसे हम लोग करते थे। ये कितना आएगा, 5 प्लस ये आएगा 6.09%। यानी जो भी है ये रेट 6% के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग उस आर को गेस करते हैं 6%। लेट आर इक्वल टू 6%। पर्टिकुलर्स, टाइम पीरियड। पी फैक्टर में हम लोग हमेशा 2 लेके रखते हैं, कि 6 में मान लो मैच नहीं किया तो 5 या 7 लेना पड़ सकता है। एक 6% मिलेंगे। दूसरा क्या होगा ना, ये मेरे को पता चलेगा ये एनपीवी निकलने के बाद। अगर मान लो पॉजिटिव आया मतलब 6 से ज्यादा कमाया, नेगेटिव आया तो 6 से कम कमाया। कैश आउटफ्लो। अब डिवेंचर होल्डर का व्यू पॉइंट से सोचो, वो क्या करेगा, शुरू में 96 रुपीज दिया, टाइम पीरियड 0 में 96 दिया, उसको क्या मिलेगा हर साल, कैश इनफ्लो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। इवेंचुअली तो कंपनी के लिए निकाले ना कॉस्ट ऑफ डेट। इंटरेस्ट देगा 10 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यानी 5 रुपया हर साल का कॉस्ट लगा। और एक आखिरी साल में वो रिडीम करेगा कितना में, 112 में। बस इतना ही क्वेश्चन है। टाइम पीरियड 0 में हमेशा 1 होता है। 1 से 12 में अगर हम लोग कैलकुलेट करें 6% का 1.06 डिवाइड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी साल में आएगा पॉइंट, एक सेकेंड, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आखिरी साल में आएगा ये 0.497। ये आएगा 8.384। एन्युटी फैक्टर 8.384। एग्जाम में जनरली ये सब दिया रहेगा। तो ये आएगा 96, ये आएगा 41.92, ये आएगा 55.66। ये आएगा 97.58। एनपीवी क्या है, 1.58। ठीक है ना, एनपीवी पॉजिटिव है, इसका मतलब 6 से ज्यादा कमाया। अगला गेस करेंगे 7% के साथ। ठीक, चलो जरा करें। जाएगा 0.444, जाएगा 7.943। ठीक, पर मेरे को चाहिए वो रेट जो रेट पे एनपीवी एग्जैक्ट 0 हो। तो देखो इंटरपोलेशन लगाएंगे। 6% में था 1.58, 7% में था -6.55। मेरे को वो रेट गैस करना है जहां पर ये क्या बनेगा, 0।
कैसे लगेगा इंटरपोलेशन? r माइनस 6, 0 माइनस 0.58, डिवाइड डिवाइड, 7 माइनस 6, 10 माइनस 10, तो अगर हम लोग ये कैलकुलेट करें, ये आ जाएगा 6.19%। डन। अब सुनो, तुम लोग स्टडी मटेरियल में इसका जो सोल्यूशन किया था उसमें लोग पहला गेस लिया 5%, ठीक है, अगला गेस किया 10%। इंटरपोलेशन जब भी लगता है वो हमेशा 1% के डिफरेंस में लगता है, तो आंसर एग्जैक्ट आता है। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वैसा बेहुदा हरकत मत करना, 5 और 10 मत लेना, पहला गेस करना। उसके लिए एक बार हम लोग केडी कैलकुलेट किए, कितना था? 6.09%। तो पहला गेस हम लोग 6 के साथ किए। अगर मान लो यहीं पे एनपीवी नेगेटिव आ जाता तो 6 से कम कमाए तो हम लोग अगला गेस करते 5, पर पॉजिटिव आए इसीलिए अगला गेस किए 7, और उसके बाद इंटरपोलेशन लगाए। इंटरपोलेशन लगाने पे बेस्ट एकदम एग्जैक्ट आंसर तब मिलता है जब खाली 1% का ही डिफरेंस रहे। एग्जाम में लोग 5 और 10 लेके चला है, इसलिए उनका आंसर आया हुआ है और उल्टा सीधा आया। 6 पॉइंट समथिंग है, हम लोग का 6.19 है, उनका शायद 6.4 समथिंग आया है, वो गलत है। एग्जैक्ट आंसर ये है। डन। चलो इसी के साथ हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी होता है खत्म। आखिरी करते हैं डिविडेंड पॉलिसी, उसी के साथ हमारा चैप्टर होता है, सॉरी ये क्लास होता है पूरी कंप्लीट। इसके अलावा आप लोग को स्टडी मटेरियल का कुछ नहीं करना, तो जो बुक मिला इसके अलावा ये 8 क्वेश्चन और किए, दैट्स इट। चलो अब डिविडेंड पॉलिसी में हम लोग आते हैं। और डिविडेंड पॉलिसी के अंदर में पहला क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन, बस खाली एक बार किया हुआ होना चाहिए। चलेगा, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यहां होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ एच लिमिटेड इज 40%। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या? जितना अर्निंग्स किए उसमें कितना डिविडेंड दे रहा है। तो मान लो अर्निंग्स किया है 10 रुपया, डिविडेंड दे रहा है 4 रुपया, ठीक है। इफ द कंपनी फॉलोज ट्रेडिशनल अप्रोच टू डिविडेंड पॉलिसी, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था? ग्राहम डॉड अप्रोच। इसमें हम लोग कोई क्वेश्चंस बहुत सारा नहीं किए थे, बस खाली फॉर्मूला हम लोग जाने थे और एक दो इलस्ट्रेशन किए थे। विद अ मल्टीप्लायर ऑफ 9 कंप्यूट पीई रेशियो। तुम लोगों ने क्वेश्चन तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें? एक काम करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच का जो इक्वेशन था वो लिखते हैं। जो चीज पता है थोड़ा बहुत, ये पता है डिविडेंड 40% दिए, ये पता है, इतना लिखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। 2 लाइन का सोल्यूशन है, फटाफट करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी क्वेश्चन 1। याद करो फॉर्मूला था P0 इक्वल टू M मल्टीप्लायर इंटू D प्लस E डिवाइडेड बाई 3, ग्राहम डॉड अप्रोच का, ठीक। मल्टीप्लायर दिया हुआ है 9, और डिविडेंड क्या बोला था? डिविडेंड कितना पे करते हैं? 40% ऑफ अर्निंग्स। तो अर्निंग्स अगर ये है तो 40% दिए, मतलब 0.4 इंटू ई लिख सकते हैं ऐसे। डिविडेंड क्या है? 40% ऑफ अर्निंग्स, 40% माने 40 बाय 100, 0.4। अब ये 0.4 इंटू 3 क्या बनेगा? 1.2 ई प्लस ई, ये बना 3, ये क्या आएगा? 1.2 प्लस ई आएगा 2.2 ई। तो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स क्या आया? 6.6। पी बाई ई, पी क्या था? मार्केट प्राइस पर शेयर, ई क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। ये क्या होता था? पी रेशियो। पी रेशियो क्या है? 6.6 टाइम्स, ठीक। तो बस खाली, वैसे कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिविडेंड दे रहे हैं 40% ऑफ अर्निंग्स, तो डिविडेंड में 40% ऑफ अर्निंग्स लिख दिए, बस खाली सॉल्व कर दिए, मेरा अपने आप प्राइस अर्निंग रेशियो निकल गया। वेरी इजी। चलो आखिरी 2 क्वेश्चन।
और उसी के साथ हमारा ये क्लास होता है खत्म। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है? A&R Limited is a large multinational company listed in BSE Bombay Stock Exchange in India with a face value of rupees 100 per share. फेस वैल्यू 100 रुपया पर शेयर और ये मार्केट में लिस्टेड है। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 15% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years। बोलता है ईयर 1, 2, 3, 4 में 15% करके ग्रो करेगा। देन 5% फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। पहला 4 साल यानी आज के दिन जो भी अर्निंग्स या डिविडेंड जो भी था, अगले साल 15% होगा ईयर 1, ईयर 2 में 15%, ईयर 3 में 15%, ईयर 4 में 15% और ईयर 5 ऑनवर्ड जिंदगी भर हर साल क्या 5% बढ़ेगा। जिंदगी भर टिल परपेचुइटी टिल इंफिनिटी 5% करके ग्रोथ रेट होगा। ठीक है। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट 20% रिटर्न ऑन देयर शेयर इन्वेस्टमेंट। उनका DRR क्या है, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 20%। कंपनी पेड 120 एज डिविडेंड पर शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। पिछले साल उन्होंने 120 रुपया डिविडेंड दिया, तो अगले साल उसका 15% ज्यादा, सेकेंड ईयर और 15% ज्यादा, थर्ड ईयर और 15% ज्यादा, फोर्थ ईयर और 15% ज्यादा, फिफ्थ ईयर 5% ज्यादा और उसके बाद हमेशा 5% ज्यादा। The shares of the company traded at an average price of 3122 on last day। आखिरी दिन जो फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था उसमें मार्केट प्राइस दिया हुआ है 3122। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एंड स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। निकालना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू ये कंपनी का आज के दिन क्या होना चाहिए। सुनो, कोई भी चीज का अगर मेरे को आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, उसका कुछ नहीं करना, फ्यूचर में जो भी उसका बेनिफिट मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जोड़ दो, वही उसका ट्रू वैल्यू है, वही इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब इक्विटी शेयर से जिंदगी भर हमेशा क्या मिलता रहेगा, डिविडेंड। पिछले साल 120 मिला था, ईयर 1 में 15% ज्यादा, 15 15 15 15 फिर 5% करके लगातार बढ़ेगा। वो सब का अगर आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले, वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, वही उसका आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू है। तो तुम लोग बोलेगा पहला 4 साल तो कर लेंगे, पर फिफ्थ ईयर का भी कर लेंगे, पर आप बोलते जिंदगी भर, तो जो जिंदगी भर का है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे मिलेगा। याद करो चैप्टर पढ़े थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहां हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी A/R और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी A/R माइनस G। तो यहां पर वैसे ही कुछ कंसेप्ट लगेगा। चलो एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आराम से समझते हुए। चलो, और ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल में गलत दिया हुआ है, तो हम लोग ठीक सोल्यूशन यहां करेंगे। अगर एक टाइमलाइन सोचो, टाइम पीरियड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिल इंफिनिटी। इक्विटी शेयर तो हमेशा रहेगा, डिबेंचर होता उसका एक फिक्स ड्यूरेशन रहता, और इक्विटी शेयर हमेशा रहेगा। ओके आज के दिन डिविडेंड कितना दिया था पिछले साल, आई थिंक 120 रुपया, पर उससे मेरे को मतलब नहीं है। इसमें क्या देगा, 120 प्लस 15% कर दो, ये कितना आएगा 138। पहला साल 138 मिला, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा 138 प्लस 15% कर दो, ये कितना आएगा 158.7, करेक्ट, 158.7, 159 कर देते हैं। अगले साल क्या आएगा 159 प्लस 15%, 183, या रुको डेसिमल को इग्नोर नहीं करते हैं, ये आएगा 182.5, उसके नेक्स्ट ईयर 15% और जोड़ दे, ये आएगा 209.88। तो देखो यहां पे 15% बढ़ा, 2, 3, 4, अब यहां से जिंदगी भर हर साल क्या बढ़ेगा
5% पर एनम। तो 209.88 था, उसमें 5% और जोड़ जाएगा 220.37। फिर उसके अगले साल 5% और इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अब मेरे को क्या निकालना है सबका प्रेजेंट वैल्यू। कैसे मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू? देखो ये आ रहा है टाइम पीरियड 1 में, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है इनटू पहला साल का पीवी फैक्टर से, इसका दूसरा साल, इसका तीसरा साल, इसका फोर्थ ईयर। अब लोचा होगा यहां से ये वाला पोर्शन, तो यहां पे अब हर साल लगातार ये 5-5% करके बढ़ेगा। ठीक, चलो काम करें जरा, प्रेजेंट वैल्यू निकाले। पहला साल आया 138, पीवी फैक्टर निकलेगा 20% पे, तो 1.2 डिवाइड डिवाइड इक्वल टू करेंगे 0.833। सेकेंड ईयर है 158.7 इंटू सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर 0.694। थर्ड ईयर 182.5, थर्ड ईयर का 0.579। फोर्थ ईयर आया है 209.88 इंटू 0.482, तो 1 2 3 4 साल का मिल गया। अब देखो, अब अगर मेरे को इस दिन निकालना है प्रेजेंट वैल्यू जो आगे जिंदगी भर आने वाला है, और आगे जिंदगी भर 5% पर एनम टिल परपेचुटी आने वाला है, तो याद करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता था। ए डिवाइडेड बाय आर, पर अगर ग्रोथ रेट रहता था तो ए डिवाइड बाय आर माइनस जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़े थे। ए मनी क्या, जो अगले साल आएगा 220.37, आर मनी क्या, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%, ग्रोथ रेट आगे क्या चलने वाला है 5%, 0.05। ठीक, अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करो तो ये बनेगा 1469.13। अब ये जो वैल्यू आया वो किस दिन आया, इस दिन आया, फोर्थ ईयर के एंड में आया। 5वां साल से जब ग्रोथ रेट 5-5% बढ़ेगा, तो जो जिंदगी भर परपेचुटी चलेगा, ग्रोइंग परपेचुटी, उसका आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1469.13। ये कब आया, इस दिन आया, इस दिन, क्योंकि हम लोग ठीक उसके अगले दिन वाला लिए है ना वैल्यू ए। पहला 4 साल तक तो पता ही था, पर जिस साल से मेरा ग्रोइंग परपेचुटी शुरू हुआ उसके जस्ट पिछले पीरियड में तो उसका प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। तो फोर्थ पीरियड में आया है 1469.13, पर ये तो आया टाइम पीरियड 4 में, पर मेरे को वैल्यू तो चाहिए आज। तो जो टाइम पीरियड 4 में आया, इसका फोर्थ पीरियड का पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1469.13 कैसे आया, इस तरीके से आया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी टाइम पीरियड 4 में। समझ में आया? तो पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ ईयर तक नॉर्मल था, प्रेजेंट वैल्यू आराम से मिल गया। 5वां साल एंड ऑनवर्ड परपेचुटी आया, तो 5वां साल से परपेचुटी आया ना, तो फोर्थ ईयर में प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ए बाय आर माइनस जी। ए यानी अगले साल जो आएगा, बाय आर जो उसका डीआरआर है, माइनस जी जो ग्रोथ रेट है। तो फोर्थ ईयर में उसका प्रेजेंट वैल्यू मिला, पर भाई मेरे को चाहिए आज के दिन, तो जो फोर्थ ईयर में मिला उसका आज के दिन का प्रेजेंट वैल्यू वापस से निकालना है 0.482। ठीक, तुम लोग के स्टडी मटेरियल में इसका गलत सोल्यूशन था, यहां पे जो ग्रोथ रेट था 0.05 की जगह 0.15 ले लिया, यानी जो पहला 4 साल का ग्रोथ रेट था 15% वो ले लिया, जो गलत है। आइडियलिस्टिकली लेना चाहिए आगे जो ग्रोथ रेट है, वही तो मेरे को परपेचुटी में काम आएगा। चलो एनीवेज, ये अब हम लोग कैलकुलेट कर ले कितना आएगा। ये आएगा 115 प्लस
110, 106, 101, 708। ये बनेगा 1140। यानी आज के दिन इसका ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होना चाहिए? 1140। पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है 3122 में, तो ये जबरदस्त ओवर प्राइस्ड है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? निकाले 1140 एंड स्टेट वेदर शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड। मार्केट में तो बहुत ज्यादा प्राइस है, तो क्या रहेगा? ओवर प्राइस्ड। डन। चलो मेरा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और उसी के साथ इस क्लास को करते हैं खत्म। चलो क्या लिखा हुआ है? इन मई 2020 शेयर्स ऑफ आरटी लिमिटेड वॉज सोल्ड फॉर ₹1460 पर ईयर। ठीक है। अ लॉन्ग टर्म अर्निंग्स ग्रोथ रेट ऑफ 7.5% इज एंटिसिपेटेड। ग्रोथ रेट दिया हुआ है 7.5%। आरटी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर। पेड यानी D0, तो इससे मेरे को इजीली D1 मिल जाएगा। 20 में 7.5% जोड़ के D1 आ गया। ये प्राइस दिया हुआ है शेयर्स का, ग्रोथ रेट पता है कि मिल जाएगा। कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलॉन्ग विद अर्निंग्स एट 7.5% पर ईयर इन परपेचुइटी। चलो ठीक है। तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। D1 अपॉन P0 प्लस G। व्हाट इज D1? D था, उसमें 7.5% जोड़ दे, 21.5 बाय P0 1460, ग्रोथ रेट 0.075। जाएगा 8.97%। चलो डन, वेरी इजी। पार्ट 2, इट इज एक्सपेक्टेड that RT Limited will earn about 10% on retained earnings। यानी जितना पैसा रिटेन करेगा उस पर 10% कमाएगा एंड शैल रिटेन 60% ऑफ अर्निंग्स। और अब इसका क्या प्लान है? रिटेन करेगा 60%, 40% डिविडेंड के फॉर्म में देगा। इस सिनेरियो में बताओ वेदर देयर वुड बी एनी चेंज इन ग्रोथ रेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब बोलते बता मेरा ग्रोथ रेट में चेंज होगा या नहीं। याद करो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता था B इंटू आर। बी मैंने कितना परसेंट रिटेन किया इंटू उस पर कितना परसेंट कमाया, तभी तो ग्रो करेगा। तो रिटेन किया 60% और रिटेन पे कमाता है 10%, यानी ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 6%। पहले ग्रोथ रेट था 7.5, पर अब बोलते ये हो जाएगा 6%। अब अगर ये चेंज होगा तो ऑब्वियस सा बात है कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी चेंज होगा। अब मुझे कैलकुलेट करना है कई, पर सुनो, पहले 7.5% ग्रोथ था, यानी वो रिटेन ज्यादा करता था, डिविडेंड कम देता था। अब वो डिविडेंड भी ज्यादा देगा, तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा कितना वो डिविडेंड देने वाला है। तो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं जब ग्रोथ रेट 7.5 था तो ये कितना डिविडेंड देता था, कितना रिटेन करता था। व्हेन ग्रोथ रेट था 7.5%, तो रिटेन कितना करता था पता नहीं, पर ये तो वो देता था 10%। कमाता तो था 10%, वो तो पता है। तो यानी ये कितना आएगा? 0.75 यानी 75%। रिटेन करता था 75%, मैंने डिविडेंड कितना पे करता था? 25%। डिविडेंड कितना पे करता था? 25%। ठीक है, डिविडेंड वो देता था 25%, और डिविडेंड कितना दिया था? 20 रुपया, यानी कितना कमाया होगा? 20 रुपया दिया था जो 25% के बराबर है, यानी कितना अर्निंग्स कमाया होगा? 20 दिया था जो 25% के बराबर है, यानी कुल मिला के कितना कमाया होगा? 80। कुल मिला के कमाया होगा 80। अब वो 80 का 25% नहीं देगा, अब 60 रिटेन किया मैंने 40% देगा। तो मेरा नया के कितना बनेगा? 80 का 40%, 32 डिवाइडेड बाय P0 तो 1460 है। ग्रोथ रेट क्या बन जाएगा? 6%।
तो अगर ये हम लोग कैलकुलेट करें कितना आएगा 8.19%। डन। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सिंपल था। सेकेंड पार्ट में बस थोड़ा दिमाग लगाना था। ग्रोथ रेट 7.5 था, यानी रिटेन 75 किया, यानी डिविडेंड 25% दिया, तो वह 20 दिया था 25 के बराबर, यानी कितना कमाया होगा 80। और अब आगे से कितना देगा 40% माने 32 रुपए बाई B0 प्लस ग्रोथ रेट नया निकाले। आप लोग को जो ढंग का क्वेश्चन है, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2, एक ही YTM में बस IRR मेथड जैसा था। बेस्ट केस वर्स्ट केस ये सब सिंपल था। कैपिटल बेटिंग वाला सिंपल था। एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये चीज पता होना चाहिए और एक लास्ट लाइन। बस जैसे ही हम लोग ये काम करते हैं, मेरा पूरा का पूरा नए स्टडी मटेरियल जो जनवरी 21 में इशू किया था सी इंस्टीट्यूट में, उसका जितना एडिशनल क्वेश्चन था आइदर हमारे बुक में ऑलरेडी कवर्ड है या इस क्लास में हम लोग ने कवर कर लिया। डन। थैंक यू सो मच। बाय।